और यदि वो नहीं करते हैं तो मैं आपको बुलाएंगे तो आऊँगा, सब बताऊँगा, सिखाऊँगा, करूँगा, सहयोग दूँगा, लेकिन मेरा नाम मैं नहीं देना चाहता। धीरे धीरे उनकी समझ में आई और सब ट्रस्टी लोग यहाँ बैठे हैं और उनने भी लड़कियों के लिए शास्त्रीय विद्यालय खोला। 2 तरह के विद्यालय अपनी समाज में स्पष्ट रूप से अलग अलग चल रहे हैं, जैसे मंगलायतन का है, दिल्ली का आत्मार्थी ट्रस्ट का है, और भी जगह जगह हैं कि जो लौकिक पढ़ाई की दृष्टि से अध्ययन कराते हैं और एक एक किताब अपने धर्म की भी पढ़ाते हैं। तीसरे तरह के और विद्यालय हैं, वे ऐसे हैं कि 6वीं से और 10वीं क्लास तक ही पढ़ाते हैं। तो उसमें जो धार्मिक कक्षाएं लिवा सकते हैं लिवाते हैं, एक एक विषय पढ़ाते हैं और बाकी फिर कोशिश करते हैं कि वो विद्यार्थी शास्त्री के लिए जो विद्यालय चल रहे हैं उनमें जाकर शास्त्री आगे करें। और उनमें से बहुत विद्यार्थी इधर आ भी जाते हैं और बहुत उधर दूसरी जगह भी चले जाते हैं, लेकिन अपना उद्देश्य पूरा इस अर्थ में हो जाता है कि अपन को 70-80% विद्यार्थी उन विद्यालयों से ही प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए किसी विद्यालय को विद्यार्थियों की कमी नहीं पड़ती और वे संस्कार लिए हुए होते हैं। और वो बाकी जो लोग चले जाते हैं लौकिक पढ़ाई में, वो भी कुछ ना कुछ तो सीख के जाते ही हैं। अभी जो कोटा में विद्यालय खुल रहा है, इसमें इसके एक कदम आगे की बात है। जैसे इन्होंने कहा कि स्कूल की पढ़ाई में जो फीस की बात की, इनने खोली नहीं, वो बहुत होती है। मैं भी ज़्यादा जानता नहीं हूँ, लेकिन ऐसी नहीं है कि कोई 10-20 रुपया 50 रुपया हो और उसमें से हम दे देंगे और बाद में वो ले लेंगे और वो आ जाएंगे। इतने से पैसे के लोभ से ना कोई विद्यार्थी आता है ना कोई जाएगा। वो हजारों रुपए में होती है मेरे ख्याल से। 20,000 से कम नहीं होती पर हैं? 20,000 रुपये साल तो मिनिमम होती है ना। तो अब मान लीजिए 3 साल पढ़े 50,000 तो 1.5 लाख रुपया। यानी जो विद्यार्थी 10वीं पास करके शास्त्री में भर्ती होगा उसे 1.5 लाख रुपया तो पहले ही दिन मिल जाएंगे और बाकी खर्चे की व्यवस्था तो हम स्वयं करेंगे। खाना पीना उठना बैठना और आगे की पढ़ाई की व्यवस्था तो वे खुद करने वाले हैं। माने एक कोई साधारण निर्णय नहीं है, उनके लिए आकर्षण का बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। खासकर ऐसे जो हमारे लोग हैं जो आर्थिक दृष्टि से ऐसे सक्षम ही नहीं हैं कि वे आगे की पढ़ाई वहाँ चालू रख सकेंगे और भर्ती भी हो सकेंगे कि नहीं हो सकेंगे, ऐसे भी। तो ऐसे लोग हैं, हमको इतने पर्याप्त मात्रा में मिल जाएंगे प्रतिभाशाली लोग पर हम मेहनत करेंगे तो अच्छे उत्कृष्ट कोटि के विद्वान हम तैयार कर सकेंगे। मतलब इसलिए ये काम बहुत बड़ा है। ये नहीं समझना कि आप तो इसके पक्ष में नहीं थे और यहाँ आप ये उद्घाटन करने आ गए और सब तरह का सहयोग देने के लिए तैयार हैं। भाई मेरा तो सिर्फ इतना कहना है कि उस क्षेत्र में तो सब लोग अपनी शक्ति लगा रहे हैं, गवर्नमेंट भी बहुत शक्ति लगा रही है और माँ बाप भी पूरी ताकत से घर मकान बेच के भी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, करते हैं। लेकिन कुछ लिमिटेड लोगों की ऐसी भावना है कि वो इस तत्व ज्ञान के प्रचार प्रसार में अपनी शक्ति लगाएं, तो बौद्धिक शक्ति लगाएं। देखो पहले क्या तकलीफ थी कि जो अच्छे नंबर आने वाले लोग थे वे लड़के तो सब डॉक्टरी में, इंजीनियरिंग में और उनमें चले जाते थे। फिर जब कहीं एडमिशन नहीं मिलता था तो वे कॉमर्स में आते थे, तो वहाँ भी नहीं मिला तो आर्ट्स में आते थे, आर्ट्स में नहीं मिला तो चलो हम पंडित बन जाएंगे। माने सबसे ज़्यादा रिजेक्टेड माल हमारे पास आता था और उस पर हम कितनी मेहनत करें उसे ज़्यादा फल निकलने की संभावना नहीं थी। और अभी
गवर्नमेंट की भी बहुत बड़ी कृपा हुई है कि एजुकेशन में उन्होंने बहुत अच्छी तनख्वाहें कर दी हैं, चौगुनी तनख्वाहें कर दी हैं जो पहले मिलती थी, आप सोच नहीं सकते हो। इसलिए कोई एक विद्यार्थी खाली नहीं है और हमारे विद्यार्थी लाख लाख 2-2 लाख 3-3 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं। इसलिए कमाई की तो कहीं कोई कमी रह नहीं गई है, इसलिए भी अच्छे विद्यार्थी उपलब्ध होने की संभावना ज़्यादा हो गई है। और फिर इस तरह के प्रोत्साहन और इसमें फिर हम उन्हें समझाएं कि दोनों की पढ़ाई में अंतर क्या है। तो ये 3 साल तक वो विद्यार्थी आपके पास रहेंगे धर्मेंद्र, तो 3 साल में उन्हें आप मानसिक रूप से इसके लिए तैयार कर सकते हैं कि वे आपके ही विद्यालय में प्रवेश ले लें, और ज़्यादा हो जाए तो हमारे यहाँ भेज देना। समझिए, मतलब अच्छे विद्यार्थी जब मिलेंगे इस क्षेत्र में आएंगे तो निश्चित रूप से बहुत अच्छे विद्वान तैयार होंगे। अभी मैं 2-3 दिन पहले अपने टोडर मल स्मारक भवन में हमारा कोई सा क्या हो रहा था, हाँ वार्षिकोत्सव हो रहा था, तो मैंने सुना तो 100% नंबर 99, 99.5, 98 आप थे ना। देखिए मैं खुद ही ऐसा पागल जैसा हो गया कि इतने उच्च कोटि के विद्यार्थी यहाँ आए, और अकेली बात नहीं, मैं सब सुनता हूँ अपने घर में बैठे बैठे उनके स्पीकर पे जो हॉल में गतिविधियाँ होती हैं, तो उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। तो वहाँ क्या हुआ था, जहाँ पे भर्ती किया था ना हमने उन लोगों को, तो वहाँ पर 100 विद्यार्थी आ गए थे भर्ती होने के लिए, और हमें सिर्फ 40 विद्यार्थी भर्ती करने थे, क्योंकि 200 से ज़्यादा हमारे पास कैपेसिटी नहीं है। 5 साल में 40 भर्ती करें तो 200 हो जाते हैं। पैसे की भी व्यवस्था नहीं है और जगह रहने के लिए भी जगह नहीं है। लेकिन हमारे जो कर्मचारियों ने, जिनको हमने नियुक्ति की थी, उनने छांटे तो 40 विद्यार्थी छांट लिए, और 20 विद्यार्थी ऐसे छोड़े कि जो बहुत अच्छे हैं लेकिन अपनी जगह नहीं है, इसलिए हम भर्ती नहीं कर सकते हैं, और इसके बारे में आप निर्णय करो। उन्हें ये था कि दादा तो करने ही वाले नहीं है क्योंकि जगह ही नहीं है, और आएंगे तो 2-4 को ले आएंगे तो किसी तरीके से करेंगे। लेकिन मैंने उन विद्यार्थियों को देखा, वो इतने अच्छे विद्यार्थी थे कि मैं एक को भी रिजेक्ट नहीं कर सका। मैंने 20 के 20 और भर्ती कर दी। 40 से 60, न रहने की जगह न खाने की व्यवस्था, मैं करेंगे जो भी होगा सो देखेंगे। तो लेकिन जब उन्हीं विद्यार्थियों को मैंने देखा तो मैं अंदर से बहुत प्रसन्न हुआ कि मैंने जो निर्णय किया था वो बिल्कुल 100% सही था। तो ऐसी जो प्रेमचंद जी ने ये काम किया है, बहुत अद्भुत काम इस अर्थ में है कि वे जो लौकिक दृष्टि से अपना काम करना चाहते हैं ना, उनको भी सहयोग हो मिला। 3 साल में जो संस्कार हम दे पाएंगे देंगे, उतना लाभ तो है ही ना। और बाकी जितने प्रतिभाशाली लड़के हमारी इन योजनाओं के अंतर्गत हमारे पास आ जाएंगे, और उतने आ ही जाएंगे जितने जिनको हम पढ़ा सकते हैं, जितनों को, तो हमें बहुत बड़ा लाभ इस योजना से होगा। उनने इस बात का बराबर ध्यान रखा। मैं थोड़ी बातें इसलिए कहा करता हूँ कि हमको ऐसा लगता है कि भाई टोडर मल स्मारक शास्त्री करेंगे तो इनका फ्यूचर क्या है। इनका फ्यूचर क्या होता है कि नहीं ये भविष्य में करेंगे क्या, हमें इनका कोई फ्यूचर नहीं दिखता। शास्त्री हो जाएंगे, प्रवचन करने लगेंगे, सब हो जाएगा, लेकिन इनका क्या होगा, इनका क्या होगा। मैं ये कहता हूँ कि इनका फ्यूचर मोक्ष है, ये मोक्ष में जाएंगे और वे संसार में रखेंगे, तो लोगों की आसानी से समझ में नहीं आता। क्योंकि मोक्ष किसी को चाहिए नहीं, अभी मोक्ष का स्वरूप उनकी समझ में आया नहीं। तो मैं लौकिक दृष्टि से उन्हें बताता हूँ कि एक यदि आदमी का लड़का डॉक्टर बन गया
और मैंने पूछा भैया क्या है, कि मेरा लड़का यूरोलॉजिस्ट है। मैंने कहा क्या होता भैया यूरोलॉजिस्ट, कि आप नहीं जानते? मैं कहा नहीं जानते, कि पेशाब की बीमारियों का डॉक्टर है। नहीं क्या करता है? अरे सुबह से शाम तक फुर्सत नहीं मिलती, लाइन लगी रहती है लंबी लंबी। नहीं करता क्या है मुझे तो ये बताओ। पैसा कितना आता है वो नहीं जानना है। तो जितने भी लोग आते हैं वे कौन है? जो पेशाब की बीमारियों के मरीज होंगे। तो सुबह से शाम तक उनके ज्ञान का गे जो अंग का नाम लेने में हमें शर्म आती है, जो अंग एक दूसरे को कोई दिखाना नहीं चाहता, जो कोई एक दूसरे को देखना नहीं चाहता, क्यों? जबान पे लाएं तो उसे हम गुंडा बदमाश कहते हैं। हमसे भी जो नहीं बोला जाता, उन अंगों को अपने ज्ञान का गे उन्हें सारी जिंदगी बनाना पड़ता है। और बेबी सड़े गले अच्छे कौन दिखाएगा? इंजीनियर बन गया बहुत उच्च कोटि का, बड़े बड़े बांध बनाता है, तो बांध कहाँ बनेंगे? नगर में कि जंगल में? पहले दिन से वनवास, जंगल में जाके रहना पड़ेगा। बढ़िया बंगला बना दिया जाएगा, सब बात होगी, लेकिन पूरा नगर तो नहीं बस जाएगा, मंदिर तो नहीं होगा, और तो कुछ नहीं होगा। जंगल में ही रहना पड़ेगा उन मजदूरों के साथ, उनके साथ माथापच्ची करनी पड़ेगी। और जब वो एक बांध बन जाएगा तो बहुत बढ़िया नगर वहाँ बस जाएगा। लेकिन इंजीनियर साहब को उस नगर में रहने का मौका नहीं मिलेगा। अब तुम दूसरा बांध बनाने फिर जंगल में जाओ। तो सारी जिंदगी अपने बेटे को वनवास कराना हो तो इंजीनियर बनाना। और यदि विद्वान बनाओगे तो नगर में रहेगा, बीच में रहेगा, समाज में रहेगा, सारे लोग नीचे बैठेंगे, वो उनका गुरु बनकर बैठेगा, उन्हें तत्व ज्ञान सिखाएगा। तो लौकिक दृष्टि से भी ख्याल में आया ना, बहुत अच्छा है। अब रही थोड़ा बहुत पैसा, उसे ज़्यादा मिल जाएगा, इसे कम मिल जाएगा, तो ये तो हमारी ड्यूटी है। और हमारे समाज में भी पैसा बहुत बढ़ रहा है। तो देखो इस तरह के प्रस्ताव आ रहे हैं। कल जो विद्वान निकलेगा, आज भी हमारा कोई विद्यार्थी खाली नहीं है। अभी एक विद्यार्थी बता रहा था, दादा 2-3 साल में हम 50,000 से ऊपर पहुंच जाते हैं। यही बताया मुझे। तो ऐसे ही है। मेरे कहने का मतलब इस दृष्टि से भी आप पीछे रहने वाले नहीं हैं। और वो जो सर्वोत्कृष्ट काम है और जो मुक्ति की प्राप्ति है, सच्चा तत्व ज्ञान है, आत्मा का अनुभव कैसे होता है, ये चर्चा करने का मौका कब मिलता है। मैं तो खुद गवर्नमेंट की सर्विस में था। और जब मैं टोडरमल स्मारक भवन में आया तो जब मेरे से लोगों ने कहा कि आप क्यों इतनी बढ़िया सर्विस छोड़ के आ रहे हैं, अब तो आपके बहुत अच्छे दिन आएंगे, क्योंकि निरंतर तरक्की होती जाएगी, आप लेक्चरर बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, ये बनेंगे, वो बनेंगे। मैंने कहा मेरे बस की नहीं है कि मैं सारी जिंदगी शकुंतला की कमर नापता रहूं। क्या पढ़ाऊं? कालिदास को पढ़ाऊंगा तो शकुंतला की कितनी नंबर थी, कितना चौड़ी थी, कैसी क्या थी, और सूरदास की 1 गई 2 पाई पढ़ाता रहूं। अब मैं आत्मख्याति पढ़ाना चाहता हूं। मैं अमरचंद की आत्मख्याति पढ़ाना चाहता हूं। ख्याल में आए ना? उसमें मुझे आनंद आता है। तो इसमें आपको हमारे आचार्यों की लिखा मूल तत्व ज्ञान पढ़ने पढ़ाने का अवसर है। इससे बढ़िया भविष्य और किसी का कोई रहने वाला नहीं है। देखो भाई, भूखे नहीं मरने वाले हो आप, लेकिन अरबपति भी नहीं होगे। क्या तो आप समझोगे इस काम में रहकर हम अरबपति हो जाएंगे? अरे ये तुमको जब रोजाना ये पढ़ाओगे, बहुवार में परिग्रह से नगर के साहिसा, तो तुम्हें अरबपति बनने की इच्छा ही नहीं रहेगी, है ना? क्या है? इसलिए भाई हम जो वो बात कहते हैं वो परम सत्य है। और ये जो विद्यालय खुल रहा है
मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी इसके अच्छे रिजल्ट आएंगे। सबसे पहले दफे 3 साल पहले आएंगे। यदि अपन 3 साल तक जिंदा रहे तो वो भी अपन को देखने को मिलेंगे, और मैं देखना चाहता हूँ। 100 साल कर लिए आपने 100 साल पक्के कर लिए। तो ये विद्यालय खुल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेमचंद जी को और उनके सब सहयोगियों को। हमने अपने ये विद्यार्थी हैं, चाहे वो रतनचंद हों, चाहे धर्मचंद क्या नाम धर्मेंद्र हों, और जो भी जितने हैं, उनमें ये संस्कार डालने की निरंतर कोशिश की है कि 24 घंटा सेवा भाव से ये हम किसी के यहाँ नौकरी नहीं कर रहे हैं। हम तो बीतरागी तत्व ज्ञान को आगे बढ़ाने का महान काम कर रहे हैं। हवा जिक्का के तो कोई जिएगा नहीं। 2 रोटियों की व्यवस्था तो सबको चाहिए। मुनि हो जाओगे तो भी 2 रोटियाँ समाज से लो गई। अपने पूज्य गुरुदेव श्री थे तो वे भी समाधि तो उनकी व्यवस्था करती थी ना, इलाज की भी, सब बात की। तो वो कोई विकल्प मत करना कि हमको इतना लेना पड़ रहा है। शांति से जो तुमको उपलब्ध हो यहाँ भी, और आप उतना छोड़, उससे ज़्यादा छोड़ के, यदि ये धर्मेंद्र से गवर्नमेंट की सर्विस में चला जाता तो इसे जितना मिलता उससे यहाँ कम ही मिलता होगा। मुझे पता नहीं कितना मिलता है। ऐसा ही सबका भी है, सभी का है। तो भी इन्हें इतना संतोष है, होना चाहिए तुम्हें कि हमारी अच्छी व्यवस्था हो रही है, हमें कोई कमी नहीं है। तो अपने जीवन को पूरी तरह इस तत्व ज्ञान के प्रचार प्रसार में समर्पित कर देना चाहिए। यही हमारा कर्तव्य है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय छोटे दादा। आपके मार्गदर्शन और आपकी नीतियों के आधार से ही इस विद्यालय का संचालन हम अवश्य करेंगे, और उन विद्यार्थियों के हृदय में तत्व ज्ञान भरने की भावना। इसके बाद अध्यक्ष भाषण हो, इस सभा का अंतिम भाषण। उससे पूर्व मैं आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा बता देता हूं। सर्वप्रथम हम आचार्य समंतवत विद्या निकेतन के मुख्य परिसर की बिल्डिंग मेन गेट के उद्घाटन के लिए पहुंचेंगे, जो भोजनशाला के सामने मुख्य द्वार है। आदरणीय छोटे दादा के हाथ से उस परिसर का वहाँ उद्घाटन होगा। तदुपरांत उसी बिल्डिंग के 2nd फ्लोर पर जो हमारा पंडित दौलत राम जी छात्रावास है, उसका उद्घाटन श्रीमान सुनील जी सराफ के द्वारा होगा। उसके बाद 3rd फ्लोर पर पंडित बनारसी दास जी छात्रावास का उद्घाटन श्रीमान विजय जी बड़जात्या इंदौर के द्वारा होगा। उसके पश्चात उसी के ऊपर जो हमारे 3 कक्षा कक्ष हैं, बाबू जुगल किशोर जी युगल कक्षा कक्ष, उसका उद्घाटन श्रीमान चिन्मय जी, आनंद धारा जी और मंजू दीदी इनके करकमलों के द्वारा होगा। बाबू ज्ञानचंद जी कक्षा कक्ष का उद्घाटन श्रीमान भानु जी पाटनी, बीना पाटनी के करकमलों से होगा। बाबूलाल जी इंजीनियर साहब, जो हमारे प्रेमचंद जी भाई साहब के गुरुजी रहे, उनके नाम पर बने हुए कक्षा का उद्घाटन के पुत्र आदरणीय श्रीमान मनोज जी भट्ट, सुनीता जी के द्वारा होगा। और वहीं एक विभिन्न गतिविधि कक्ष जो बना है, उस गतिविधि कक्ष का उद्घाटन श्रीमती सुशीला जैन, मनोज जी जैन, जोगेरिया परिवार, इनके द्वारा होगा। तदुपरांत वहाँ से वापस आकर के यहाँ नीचे हमारे इस परिसर में भोजनशाला जो पुराना हॉस्टल है, उसके ऊपर आचार्य धरसेन छात्रावास, जो कि 10 कमरों का लैट बाथ अटैच नया शास्त्री विद्या